इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 12th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसी देखने जा रहे हैं टर्म 1 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टर्म 1 में जो चैप्टर आ रहे हैं वो है फर्स्ट हड़प्पन कल्चर यानी ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। सेकंड है किंग फार्मर्स एंड टाउन, जिसका अभी हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अस नेम चैप्टर का नाम चेंज हो गया इस साल के लिए। थर्ड जो चैप्टर है किनशिप कास्ट एंड क्लास। फोर्थ है थिंकर्स बिलीव एंड फेथ और भक्ति सूफी, इसके अलावा विजयनगर। तो ये 6 चैप्टर्स टर्म 1 में नवंबर दिसंबर में होने वाले टर्म 1 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो हम इन्हीं चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ईंटें मन के तथा अस्थियाँ। ईंटें मन के क्या होते हैं? ईंटें मन के तथा अस्थियाँ, हड़प्पन कल्चर। तो पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल का आकार कैसा था? तो यदि आप देखें तो ऊपर ये जम्मू कश्मीर, यदि आप इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार देखें तो ऊपर जम्मू कश्मीर देखें, मोडा यहाँ पे था पाकिस्तान में, सत कानगेडोर इधर पे था, आलमगीरपुर और ऊपर मोडा, नीचे ऊपर था मोडा, नीचे दैमाबाद, यहाँ था सत कानगेडो जो पाकिस्तान में और दैमाबाद। तो यदि आप मेनली देखें तो ये इसका जो आकार बन रहा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का है तो लगभग त्रिभुजाकार बन रहा है। ये लाइन और ये लाइन को जोड़ दें, यदि हम इस पॉइंट पर फोकस ना करें तो ये एक त्रिभुजाकार, तो इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कहाँ से कब प्राप्त हुई थी? यहाँ पे ईयर दिया हुआ है कब प्राप्त हुई थी। तो 1826 में लगभग यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक साथ भारी मात्रा में ईंटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चंद हुदड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी। किसने की थी? तो वो एन.जी. मजूमदार ने 2 जगह की खोज की थी। एक था चंद हुदड़ो किस लिए फेमस था? शिल्प कार्यों के लिए, मनके बनाने के लिए। वहाँ पे मनके की दुकान मिली और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले। नेक्स्ट है दूसरा उन्होंने ढूंढा था आमरी कहाँ पे? आमरी में हिरण के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपण का उत्खनन कार्य कराया था। अब किसने कराया था? यहाँ पे कुछ नाम दिए, एस तलवार, इन्होंने नहीं करवाया था वैसे तो। थर्ड नंबर वाई डी शर्मा ने करवाया था। अश्व होने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? यानी कि घोड़े होने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेनली घोड़े की हड्डियाँ मिली थी सरकोतदा से और लोथल से। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी, सरकोतदा और लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था, ये किसका कथन था? व्हीलर का, गार्डन का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई का नहीं। तो ये उपयुक्त दोनों, यानी कि व्हीलर ने भी कहा था और गार्डन ने भी कहा था। अब ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये पूरी सभ्यता थी, उसका जो पश्चिमी भाग था वो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी जीवन से संबंधित था, इसलिए ऐसा कहा गया कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए? हल चलाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। हड़प्पा पाकिस्तान में, आलमगीरपुर ये भारत में है, कालीबंगा हरियाणा में। तो कालीबंगा से क्या क्या मिला है? अग्निवेदिकाएं, ऊँट की हड्डियां, लकड़ी का हल। तो लकड़ी का हल मिला है और वहाँ से साक्ष्य भी मिले हैं। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कालीबंगा, करेक्ट ऑप्शन कालीबंगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में हड़न्या के अतिरिक्त किस स्थान में सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष मिले? इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। ये जो सैंधव सभ्यता की बात हो रही है
तो इस पर उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो रहमान ढेरी, सरायखेला, जलीलपुर, उपयुक्त सभी, तो इसके उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हैं। सैंधव सब ये बहुत पहले आते थे, सैंधव सभ्यता से संबंधित प्रश्नोत्तर, इसलिए प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं मेनली इसमें, तो वैसे क्वेश्चन ज़्यादा हैं। सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त अनेक बांटों में से सबसे छोटे बांट का वजन कितना था? तो जो सैंधव सभ्यता से बांट मिला उसमें सबसे छोटा जो बांट था उसका क्या वजन था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग आमतौर से 16 किलो से नीचे चीज़ खरीदते ही नहीं थे। वो वहाँ पे इतना सोना चांदी था कि वो 16 किलो तक खरीद सकते थे। तो यहाँ पे 13, तो यहाँ पे यदि इन ऑप्शंस में से माने तो हम यहाँ 13.68 ग्राम मान सकते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है जो गुजरात में स्थित है? तो वो है भोगात्रार, क्योंकि ये सब तो यूपी से संबंधित लगते हैं। भोगात्रार। नेक्स्ट है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोतदा की सर्वप्रथम खोज की थी। सुरकोतदा की सर्वप्रथम खोज की थी तो वो थे जेपी जोशी। तो यहाँ पे जेपी जोशी को फुल फॉर्म में लिख दिया गणपति जोशी, तो वही करेक्ट है। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था, जब मोहनजोदड़ो नगर था वो बसा हुआ था यहाँ पे 20 किलोमीटर में के घेरे में, 15 किलोमीटर में, 10 या 5। तो मोहनजोदड़ो वहाँ का सबसे बड़ा शहर। यदि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था तो वो था कालीबंगा, लेकिन सबसे बड़ा शहर कौन सा था तो वो था मोहनजोदड़ो। तो ये था 20 किलोमीटर के घेरे में था लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि में सर्वाधिक साम्य रखती थी, किससे ये साम्य थी, यानी समान थी या मिलती जुलती थी बोल सकते हैं? तो ये खरोष्टी से भी संबंधित नहीं थी, ब्राह्मी से भी नहीं थी, द्रविड़ भाषा से, हाँ ये द्रविड़ लिपि से मिलती जुलती थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा प्रकाश में आया था, जो धौलावीरा था वो प्रकाश में आया था लगभग 1990-91 में आया था ये, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात में, हाँ ये गुजरात में स्थित है कुंतासी, ऑप्शन में भी यही लिखा है गुजरात। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार का था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हड़प्पा किस नदी में अवस्थित है? जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे, केवल हड़प्पा पूछा जाए तो वो रावी नदी के किनारे होगा, और हड़प्पा सभ्यता पूछा जाए तो वो सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु नदी के किनारे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? यानी कि बहुत सारे वहाँ पे नगरों का पता चला है, जैसे कि हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, तो उनमें से कितनों को नगर की संख्या दी गई है? तो मेनली 2 तो वही हो गए, यहाँ पे 6 होंगे। सरकोतदा को दी गई है, ऐसे कुछ मेन सिटी हैं, चनहुदड़ो और लोथल, इन ऐसे कुछ शहर है जिन्हें शहर की संज्ञा दी गई, नगर की संज्ञा। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? तो सैंधव काल की है। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी, इसको आपको कमेंट करना है। हड़प्पा, कालीबंगा, चनहुदड़ो, इसको आपको कमेंट करना है। हालांकि इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट वाला डी, हड़प्पा और कालीबंगा। अब हम देखने जा रहे हैं राजा, किसान और नगर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इससे बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लिए गए, तो इन्हें जरूर ध्यान से देखें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे, तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी जो 6th सेंचुरी BC में जो राजतंत्र थे, जहाँ पे राजा का शासन था, वो कौन कौन से थे? तो अंग, मगध में भी था, वत्स और वज्जी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
अंग, मगध, वत्स, वज्जी। कौशल में नहीं था, चेंदी, काशी, वज्जी में तो था, लेकिन यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो है अंग, मगध, वत्स, वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र हो गया? इनमें से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनमें से कौन सा महाजनपद है जहां पहले राजतंत्र था, यानी राजा का शासन था, लेकिन बाद में फिर जनतंत्र होने हो गया। यहाँ पे जनतंत्र का मतलब है लोगों के समूह द्वारा शासन। तो क्या था? वो था चेदी। चेदी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य, इसको मैं थोड़ा छोटा साइज कर देता हूँ ताकि आप देख सकें क्वेश्चन। ये है सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य पुरस्कारसानी नामक राज्य किस जनपद में राज्य कर रहा था? तो वो अति था। अति मतलब एक जनपद, महाजनपद का नाम है। 16 महाजनपद थे जिनमें से अति एक जनपद था। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बिम्बिसार द्वारा ये स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। गांधार महाजनपद की राजधानी थी। तो जो गांधार महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी पटना तो हो ही नहीं सकती, ये पाटलिपुत्र का नया नाम है। महिष्मती भी नहीं हो सकता। हाटक और तक्षशिला भी नहीं थी किसी की राजधानी, तो हाटक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हाटक। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस देवता की उपासना करते थे? तो आपने एक एक मुहर मिला है जिसमें एक योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति मिला है, जिसके आसपास सांप, बिच्छू, बैल मिले, तो इसी से पहचाना गया कि ये पशुपति महादेव है, यानी कि शिव है। तो शिव यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण देवता थी जिनकी उपासना की जाती थी। इसके अलावा एक मात्र देवी की भी मूर्ति मिली है। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? जो ऋग्वेद का लेखन कार्य कब से कब हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था? हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो 1900 ईसा पूर्व से के बाद क्या आया? 2000। तो लगभग यहाँ पे इसके पहले आया था 1800। तो 1000 ईसा पूर्व से लेके लगभग 1800 ईसा पूर्व तक ऐसा चलता रहा ऋग्वेद का लेखन कार्य। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1000 से 800 सदी ईसा पूर्व। ये एक अनुमान लगाया गया है, करेक्ट किसी को भी नहीं मालूम, एकदम एग्जैक्ट आंसर। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? जो सूक्त होते हैं वो कितने हैं? तो 1028। ऋग्वेद में सूक्त कितने? 1028। वेदांग की संख्या कितनी? वेदांग यानी आप समझे, जो वेद पढ़ते हैं उनके पहले जैसे कुछ भी चढ़ते हैं तो कठिन वर्क होती है, उससे पहले सरल चीज़ कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ लेने से आसानी से याद होता है। तो वैसे ही वेद को पढ़ने के पहले वेदांग को पढ़ना होता है। तो ये इनकी संख्या है 4। जो वेद पढ़ना है, जैसे 4 वेद हैं तो उनके 4 वेदांग हैं, सभी के एक एक जो वेद पढ़ने के पहले पढ़ना चाहिए। सल्लेखन संबंधी है। सल्लेखन जो संबंधित है बौद्ध धर्म से नहीं, बौद्ध जैन धर्म से। हाँ, ये जैन धर्म से संबंधित है जो संलेखन है। पाश्चरनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों ने महावीर ने 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा? तो वो था जो महावीर, भगवान महावीर या स्वामी महावीर थे जैन धर्म के, उन्होंने ब्रह्मचर्य को यहाँ पे जोड़ा। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो संगीति की अध्यक्षता सर्वकामिनी ने की थी। बौद्ध संघ के प्रविष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है उपसंपादन, उपसंपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। जो मौर्य काल में जो कलिंग राज्य जो स्थित था वो कहाँ स्थित था? तो वो दक्षिणी एरिया में, उड़ीसा का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे ये स्थित था।
वर्तमान के दक्षिणी उड़ीसा में। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था। तो आपको इसका आंसर देना है कि कमेंट करना है कि मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था। तो कितने हिस्सों में विभक्त था मौर्य साम्राज्य? इसका हिंट है कि 2 राजधानियां थी, एक राजगीर और एक पाटलिपुत्र। सो लेट्स बिगिन द थर्ड चैप्टर, बंधुत्व जाति तथा वर्ग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, जो प्राचीन भारत का जो महाकाव्य उसका क्या नाम है? तो वो है महाभारत। महाभारत ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की महान संस्करण के कुल क्षेत्रों की संख्या है। तो जो कुल क्षेत्रों की संख्या है, यहाँ पे क्षेत्रों से अभिप्राय श्लोकों की, तो लगभग 1 लाख। यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिखी 1 लाख, हाँ, लेकिन आपको करेक्ट कर लेनी, टाइपिंग मिस्टेक है, 1 लाख। नेक्स्ट है, महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले रचना की गई थी? तो महाभारत की 50 वर्ष तो हो नहीं सकते, 500 वर्ष भी नहीं, 100 वर्ष भी नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 1000 वर्ष पहले। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना जिस वर्ष शुरू की गई थी, वह वर्ष था। जो अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है वो जिस वर्ष की गई थी वो वर्ष था 1919 ईस्वी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लोकप्रिय मनुस्मृतियां है। तो वो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति है। इतिहासकारों के मतानुसार महाकाव्यों को जानकर मिलती है अधिकांशतया संबंधी है वैदिक काल से। कौर कबीले का उदय किन 2 बड़े कबीलों के संयुक्त होने से हुआ? तो भरत और कुरु। भरत और कुरु, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, भरत और कुरु। महाभारत का महान संस्करण में कुल कितने क्षेत्रों की संख्या है? तो 1 लाख, ये हो चुका है, ये भी हो गया। इतिहास कौर कबीले का उदय किन 2 कबीलों के संयुक्त होने से हुआ? तो अभी हमने देखा भरत और कुरु। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, जो क्षत्रिय शब्द है उसका जो साहित्यिक अर्थ है तो वो है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। क्षत्रिय का अर्थ है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। भारत के प्राकथन में कितने छंदों वाला एक पूर्व मूल पाठ का उल्लेख किया गया है? तो 24,000, हाँ 24,000। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित है। जो कुरुक्षेत्र था उसकी क्या राजधानी थी? कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर तो थी, हस्तिनापुर से क्योंकि शासन होता था। इंद्रप्रस्थ भी थी, क्योंकि 2 राजधानियां यहाँ बता गई कुरुक्षेत्र की। तो इशुकर भी थी, तो यहाँ सभी ऑप्शन करेक्ट होगा। पुराणों के अनुसार पांडवों के वंशज निच्छु ने हस्तिनापुर के बाढ़ों के बह जाने के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कौशाम्बी को। महाभारत और पुराण में मथुरा का शासक वंश को कहा गया है? पुरु, तुरसव, यदु, इन सभी को कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनवाया गया था? तो हस्तिनापुर तो नहीं था, उनके होने से पहले ही आ गया था, और कौशाम्बी तो बहुत बाद में उनकी आने वाली पीढ़ियों ने डेवलप किया था। तो इंद्रप्रस्थ था, खांडवप्रस्थ था, जो कि पहले जिसको डेवलप किया था, बनाया था इंद्रप्रस्थ। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य, इसमें कुल कितने पर्व हैं? तो विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य, तो इसमें कितने पर्व होने चाहिए? तो लगभग 18 पर्व हैं, 18 ही पर्व हैं लगभग। पांडु की पत्नी का क्या नाम था? तो यहाँ इसे आपको कमेंट करना है, पांडु की पत्नी का क्या नाम था? तो पांडुपुत्र 5 थे, पांडु की पत्नी का नाम कुंती था। यहीं पे मैं बता दूँ। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड चैप्टर की ओर।
विचारक, विश्वास और इमारतें के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। तो जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है उसकी रचना हुई महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। अब यहाँ के महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व तो बौद्ध धर्म ही नहीं आया था उस टाइम। तो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध के जीवन काल में उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उनके निर्वाण प्राप्त करने के बाद इसकी रचना हुई। नेक्स्ट है सुत विभग, खंडवा, परिवार, ये 3 भाग हैं किसके? विनय पिटक के। विनय पिटक देखिए 3 पिटक है मेनली। तो बुद्ध की शिक्षाओं के कहानियों के रूप में सुत पिटक में पुनर्निर्मित किया गया। तो सुत पिटक, देन विनय पिटक। विनय पिटक में सुत विभग, खंडवा और परिवार, ये 3 भाग बताए गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ। तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि 1028 सूक्त किस में है? ऋग्वेद में। तो उसी से हम यहाँ समझ सकते कि ये ऋग्वेद करेक्ट ऑप्शन है। खुदग्ध निकाय का संबंध है। खुदग्ध निकाय सुत पिटक से संबंधित है। कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है? तो प्रश्न उपरिण ये संबंधित है। मुंडक उपनिषद ये भी संबंधित है। मांडुक्य उपनिषद ये भी अर्थवेद से संबंधित है। तो श्वेतश्वर ये तो संबंधित नहीं है उपनिषद से, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। महात्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। जो महात्माओं का पुनर्जन्म है वो मुख्य विषय है फैकीतिकी उपनिषद का। कॉफिटकी वर्धमान को महावीर, यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्धमान को महावीर या जिन कहा जाता है। कहाँ पे? सुख दुख पर विजय पाने के कारण। उन्होंने सुख और दुख पर दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए वर्धमान को महावीर कहा जाता है। महावीर। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में से कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो सम्यक दृष्टि, हाँ सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक विश्राम ये भी होना चाहिए। सम्यक चरित्र, अच्छा चरित्र होना चाहिए। सम्यक वाक ये नहीं था। हालांकि मुझे लग रहा है कि सम्यक विश्राम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है सम्यक वाक। बुद्ध के उपदेशों का संकल्प है। तो विनय पिटक। विनय पिटक में बुद्ध के उपदेशों को रखा गया। तो अयुप आप तीनों समझ गए होंगे कि तीनों पिटक में क्या क्या है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो जैन धर्म के सिद्धांतों ने उन्होंने अहिंसा तो जोड़ा नहीं था, पहले ही सिद्धांत असत्य, अपरिग्रह ये भी नहीं जोड़ा था। तो उन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान सर्वप्रथम भारत आया? तो फ्यान जो था, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि आसानी से समझ सकें। तो फ्यान जो था वो भारत में सर्वप्रथम आया। कब आया था, किस काल में आया? यू हैव टू कमेंट इट। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो वैशाली नहीं, बौद्ध गया, हाँ बौद्ध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिए थे। निम्नलिखित में से कौन नी ग्रंथ के रूप में विख्यात है? नी ग्रंथ तो जैन धर्म। जैन धर्म में एक ही ग्रंथ है मेनली, उत्तर अध्ययन सुत पिटक में महावीर या जैन धर्म की शिक्षाओं को समाहित हुए। कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई थी? तो वल्लभी। जैन आगम लिखे गए हैं अवधि में, पाली में, प्रकृति में, मगधी में। तो मेनली देखना है कि वो था कहाँ। बौद्ध धर्म मेनली स्टार्टिंग का। तो जैन धर्म यदि हम देखें तो जो नक्शा है बिहार का, तो वहाँ पे ही ये बौद्ध धर्म जो नीचे को चले गए, मतलब जो बिहार, यहाँ पे जो बिहार है उससे जो भी नीचे को गए तो वो कहलाए
दिगंबर और जो वहीं पर रहकर जिन्होंने उस अकाल की स्थिति का सामना किया वो कहलाए श्वेतांबर। तो दिगंबर और श्वेतांबर। तो चलिए देखते हैं भक्ति सूफी चैप्टर। भक्ति सूफी परंपरा के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं और इसको मैंने थोड़ा कलरफुल कर दिया है ताकि थोड़ा इंटरेस्ट रहे और आपको पढ़ने में भी मजा आए। तो निम्नलिखित में से महिला रहस्यवादी संत हैं। तो रबिया, करई काल नहीं थी, अंदाल मीराबाई तो रबिया यहाँ करेक्ट। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मथुरा में हुआ था, दिल्ली, वाराणसी। वो उनका वाराणसी में उनने अपना मतलब अंत हुआ था उनका वहाँ पे वाराणसी में। उनने खुद ही उन्होंने जल समाधि ले ली थी। तो मथुरा उनका क्या होगा? जन्म स्थल। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में, ये भी तो दिल्ली के ही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो नानक जी ने। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से। ये क्या बता रहे? इस्लाम। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म से संबंधित हैं, बहाई और यहूदी नहीं है। मीरा, अंडाल, कराईकाल, ये तीनों ही महिला संत थी। निम्नलिखित में से महिला संत थी तो कौन थी? इनमें से ये सभी थी। महिला संत मीरा भी थी। अंडाल एक अलवार महिला थी जो अपने आप को विष्णु की प्रेयसी समझती थी, जिसके गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। तो अंडाल एक अलवार महिला थी। और कराईकाल एक अलवार और नयनार, तो वो नयनार थी। आईन अकबरी किसने लिखा था? तो फैजी ने लिखा। तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक्वचक्र की दो विशेषताएं थी, तमिल भक्ति गान और नृत्यकार। जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। ये ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है, संपूर्ण विश्व का स्वामी। मरीचि थी बौद्ध देवी, जैन देवी, हिंदू देवी, इनमें से कोई नहीं। तो मरीचि कौन थी? ये क्वेश्चन ही नहीं है, बुक में नहीं है। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कुछ हुई है तो उसे हम आगे चल के देख लेंगे। नेक्स्ट है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे वे थे अग्नि, इंद्र और सोम। सोम विष्णु देवता थे। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, कहाँ अवस्थित है? तो जो सलीम चिश्ती है, आपको ये कमेंट करना है कि इनकी दरगाह कहाँ है। हालांकि मैं अभी भी बुक में देख सकता हूँ, लेकिन आज आगरा, अजमेर, विजयनगर, दिल्ली। तो यहाँ पे केवल दिल्ली भी नहीं होगा ना विजयनगर होगा। में आगरा होने की कम संभावना, अजमेर हो सकता है। नल हीरा दिव्य प्रबंधनम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। नल हीरा दिव्य प्रबंधनम अंजल का सही परिचय है, वह एक नयनार स्त्री थी। पहली तो बात तो वो स्त्री थी, तो यहाँ पे स्त्री वर्ड 2 ही दिए हैं, तो अलवार और नयनार में आपको चूज करना है। 10वीं शताब्दी तक जिनके अलवार संतों की रचना का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी 12, 5, 18, 36। 10वीं शताब्दी में जितने अलवार संतों की रचना का संकलन किया गया तो लगभग 12 थी उनकी संख्या। ऑप्शन ए करेक्ट है। ढक्कन के चोल शक्तिशाली बने, ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो 15 वाला है उतना ज़्यादा। ढक्कन के चोल शक्तिशाली बने रहे। तो 2री से 8वीं शताब्दी तक बासवण्णा ने नए आंदोलन का नेतृत्व किया। वैश्व 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसका नेतृत्व किया था बासवण्णा ने। 13वीं शताब्दी में नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम बड़ी संख्या में आए थे वे थे मुगल। प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते भारत आए थे वे थे पुर्तगाली। प्रथम शताब्दी में, हाँ। इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ वो है 7वीं शताब्दी लगभग। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित किए गए हैं? तो वो कबीर के। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बीजक, कबीर।
कबीर की जो बानियाँ हैं वो कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो चिश्ती। कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। और मीराबाई किसके शिष्य थी? तो वो थे रविदास। करैक्काल अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो करैक्काल अंडाल एक अलवार महिला था। तो अंडाल एक अलवार महिला थी जो अपने आप को विष्णु की प्रेयसी समझती थी। और जो करैक्काल अम्मैयार है ये अपने आप को शिव की प्रेयसी समझती थी। तो यहाँ शिव करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट। विष्णु को अपना पति के रूप में कौन? अंडाल, हाँ अंडाल करेक्ट है। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया था? तो जहां ने नहीं, रोशन आरा। यहाँ पे गौहर आरा ने किया था। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? जो पुष्टि मार्ग है उसका जहाज किसे कहा जाता? तो वल्लभाचार्य। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो रामदास। विजयनगर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे जो लास्ट 10 ईयर्स में आ चुके हैं। हालांकि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का जो कि प्रीवियस ईयर की है। एक ही वीडियो है, केवल 20 मिनट की, तो आप उन 20 क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो लगभग 14वीं शताब्दी में की गई थी। तो यहाँ पे होगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर पर आक्रमणकारों से लूटा गया था। कब लूटा गया था? तो 1565 में। 1565 यहाँ पे दिया है, हाँ ऑप्शन बी है 1565। विजयनगर साम्राज्य पूर्णतया विनष्ट हो गया 17वीं 18वीं शताब्दियों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर शहर को पूर्णतः ध्वस्त हो जाने के बाद इसे हम्पी नाम से याद रखा गया, जिसका आविर्भाव स्थानीय देवी नाम से हुआ। उस देवी का क्या नाम था? तो पंपा देवी। पार्वती को कहा जाता है पंपा देवी। तो यहाँ पे होगा हम्पा, तो खुद ही चंपा पंपा, हाँ यहाँ पे है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी चंपा देवी, वो पंपा देवी, सॉरी ऑप्शन सी। हम्पी के भग्नावशेष का अभिनेता और पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। तो 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था, ऑप्शन डी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो अभी हमने डिस्कस किया 1336 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो। विजयनगर शासक को जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश थे उनका नाम था? तो विजयनगर शासक, देखिए विजयनगर शासन जो चल रहा था वो इंडिया के इस हिस्से में था, इधर इस हिस्से में था विजयनगर। इसके नीचे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। अब जो नीचे यहाँ पे जो थे वो दक्कन का चल रहा था। दक्कन इस वाले एरिया में उड़ीसा के थे। उड़ीसा के कौन थे? सुल्तान यहाँ पे। तो ये 3 समझ आ गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब विजयनगर में उड़ीसा के समकालीन राजवंश कौन सा था? तो उड़ीसा का समकालीन राजवंश था राजपति, ऐसा तो कोई नहीं, गजपति, अश्वपति, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी ना होगा ना राजपति, केवल अश्वपति भी रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर है गजपति, यानी हाथियों का स्वामी। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था कर्नाटक में। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा था राय, कहते थे वो अपने आप को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश? तो वहाँ पे चार वंश का शासन था, संगम, सुलभ, तुलुभ, आराविडु। संगम, सुलभ, तुलुभ, आराविडु। तो पहला जो वंश था उसी ने यहाँ पे मतलब
स्थापना की थी हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का जो थे वो संगम वंश के थे, तो यहाँ पे संगम वंश करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था, तो हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 में। ये गलती से रिपीट हो गया। विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के दोआब में फला फूला, तो वहाँ पे दो नदियाँ थी जिस पर ये फला फूला, तो कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब पर। एक तरफ कृष्णा थी और दूसरी तरफ तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य का किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा चलता रहता था,